जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। मैं रुपेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राइज एंड ग्रोथ ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष। जैसा पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे मगध का उत्कर्ष होता है और कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके आधार पर मगध का उत्कर्ष हुआ। इसके अलावा फिर हम लोगों ने देखा मगध के प्राचीन राजवंशों के बारे में, जिसमें से हम लोगों ने वृद्धरथ वंश पढ़ लिया। इसके बाद हर्यक वंश हम लोगों ने प्रारंभ किया था। हर्यक वंश में हम लोगों ने बिंबिसार तक पढ़ लिया था और बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु जो उसका पुत्र था वो अगला शासक बनता है। तो आज हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करेंगे अजातशत्रु से और ऐसे ही मगध के प्राचीन राजवंशों के बारे में आगे जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु को प्रारंभ करने के पहले थोड़ा बिंबिसार के बारे में फिर से थोड़ा बहुत जानना आवश्यक है, खास करके बिंबिसार के विवाह के बारे में। तो जैसा पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि बिंबिसार के 3 प्रमुख विवाह हुए थे। एक बार फिर से हम लोग जल्दी से उसे रिकॉल करते हैं। पहला विवाह महाकोशला देवी, दूसरा प्रमुख विवाह चेल्लना और तीसरा प्रमुख विवाह क्षेमा। महाकोशला देवी कोसल महाजनपद से संबंधित थी, जिसके राजा प्रसेनजीत थे और प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी थी। इसी प्रकार चेल्लना जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, यहाँ के शासक थे चेटक और चेल्लना चेटक की पुत्री थी। क्षेमा मध्य देश की राजकुमारी थी। तो 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और इस हत्या के कारण ही अजातशत्रु का कौशल और लिच्छवी के साथ संघर्ष प्रारंभ होता है। तो क्या था ये संघर्ष का कारण, थोड़ा इसे हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अजातशत्रु का पीरियड देखेंगे। तो ये 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है। तो महाकोशला देवी और बिंबिसार के विवाह में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब इन दोनों का वैवाहिक संबंध स्थापित होता है तो कौशल नरेश प्रसेनजीत बिंबिसार को काशी का क्षेत्र दहेज स्वरूप प्रदान करते हैं। लेकिन जब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की तो प्रसेनजीत क्रोधवश आकर काशी का क्षेत्र अजातशत्रु से छीन लेते हैं और यही इन दोनों के बीच में संघर्ष का कारण बना था। तो अजातशत्रु के संघर्षों को हम लोग देखें तो पहला संघर्ष कौशल से, दूसरा संघर्ष लिच्छवी या कुछ पुस्तक इसे वैशाली भी कहते हैं से हुआ था। ठीक है। तो पहला संघर्ष हम लोग कौशल देखते हैं। तो कौशल का संघर्ष अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच में हुआ। इसका कारण काशी का क्षेत्र था। ठीक है। तो बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात प्रसेनजीत आक्रमण करके काशी पर उस पर पुनः अपना अधिकार कर लेते हैं और काशी फेमस था अपने रत्न के खानों के कारण से, जहाँ से
मगध को काफ़ी धन की प्राप्ति होती थी। तो वो समृद्ध क्षेत्र जब अजातशत्रु के हाथ से निकल जाता है तो यहीं पर प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच युद्ध प्रारंभ होता है। पहले युद्ध में अजातशत्रु पराजित होने के बाद द्वितीय युद्ध में अपने पुनः सारी शक्तियों को फिर से मजबूत करके वो प्रसेनजीत के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। अब इस युद्ध में प्रसेनजीत की हार हो जाती है और इस हार के पश्चात अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच एक संधि होती है और इस संधि के तहत प्रसेनजीत की जो पुत्री है जिसका नाम है वाजिरा, इसका विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया जाता है और पुनः काशी का क्षेत्र अजातशत्रु को दहेज के स्वरूप प्रदान कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अजातशत्रु के हाथ से काशी चला गया, लेकिन फिर से अपने विवेक के आधार पर, अपने बल के आधार पर अजातशत्रु ने काशी की प्राप्ति पुनः कर ली। दूसरा अजातशत्रु का जो संघर्ष होता है वो लिच्छवी वैशाली के साथ होता है और ये अजातशत्रु के शासनकाल की सर्वप्रमुख महत्वपूर्ण योजना और आकांक्षा थी कि वो लिच्छवियों को पराजित करे, वो सफल होती है। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि अजातशत्रु का संबंध लिच्छवी से है क्योंकि चेलना लिच्छवी की रहने वाली थी। इस युद्ध का प्रमुख कारण जो माना जाता है वो माना जाता है कि चेलना के दो पुत्र थे। एक का नाम हलल था जबकि दूसरे का नाम बेहलल था। ठीक है, तो ये बिंबिसार के पुत्र हैं। इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि हलल, बेहलल और अजातशत्रु आपस में सौतेले भाई थे। बिंबिसार ने इन दोनों पुत्रों को उपहार स्वरूप एक बहुमूल्य मोतियों की माला प्रदान की थी और साथ ही साथ एक बहुत ही दुर्लभ श्वेत हाथी भी प्रदान की थी। अजातशत्रु शासक बनने के बाद इन उपहारों को हलल और बेहलल से मांगता है और हलल बेहलल क्या करते हैं, वो भागकर अपने ननिहाल लिच्छवी चले जाते हैं। तो अपने भाइयों को दंडित करने के लिए और वो मोतियों की माला और वो श्वेत हाथी को प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु आक्रमण करता है लिच्छवी के ऊपर। अब लिच्छवी के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके कि लिच्छवी बहुत ही शक्तिशाली गणराज्य के रूप में जाना जाता था। चाहे वो योद्धा हो, चाहे उनकी रणनीति हो, चाहे उनका क्षेत्र हो, हर चीज़ से लिच्छवी परिपूर्ण है। तो अजातशत्रु पर का लिच्छवी के ऊपर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं था और परिणाम स्वरूप लिच्छवी के साथ अजातशत्रु का जो युद्ध चला वो 16 वर्षों तक चला। ठीक है, 16 वर्षों तक वैशाली, लिच्छवी और अजातशत्रु के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध का कोई भी परिणाम निकलता नज़र नहीं आ रहा था। ना अजातशत्रु, कभी अजातशत्रु भारी पड़ते थे, कभी चेटक भारी पड़ते थे। परिणाम स्वरूप क्या होता है, अजातशत्रु का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम वशाकर था। ये काफ़ी अच्छा कूटनीतिक और रणनीतियों को बनाने वाला व्यक्ति था। इसके सलाह पर अजातशत्रु ने 2 हथियारों का निर्माण किया जिसमें एक का नाम रथमूसल और दूसरे का नाम महाशिला कंटक था। तो इन हथियारों की उपयोगिताओं को समझते हैं। रथमूसल रथ के समान था, लेकिन रथ के पहियों में तलवार, भाले, पत्थर बंधे होते थे और ये विपक्षी सेना को रौंदते हुए आगे की ओर निकल जाते थे। जबकि महाशिला कंटक बड़े बड़े पत्थरों को काफ़ी दूर तक प्रहार करने में सक्षम थी। इन दोनों हथियारों के बल पर
अजातशत्रु ने लिच्छवी के ऊपर विजय प्राप्त की और एक गौरव को प्राप्त किया, क्योंकि लिच्छवी को पराजित करना इतना आसान नहीं था। तो हम लोगों ने देखा अजातशत्रु के संघर्ष के बारे में। अजातशत्रु के बारे में कुछ और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो अजातशत्रु को जैन साहित्यों में कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात देखते हैं कि अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, अर्थात बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन राजगीर में कराया जाता है। राजगीर में एक सप्तकर्णी गुफा है। इसी सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कराया गया, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस प्रकार इतिहास में देखते हैं तो 4 प्रमुख बौद्ध सभाएं हुए हैं, लेकिन पहली बौद्ध सभा के आयोजन का श्रेय अजातशत्रु को दिया जाता है, जो इस चीज़ का परिचायक है कि अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी रहा होगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जब बुद्ध की मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को, अर्थात जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके राख को 8 भागों में बांटा गया था। अवशेषों को, उस 8 भाग के अवशेष में से एक भाग की प्राप्ति अजातशत्रु को भी हुई थी, और अजातशत्रु ने उन अवशेषों को भारत के 8 विभिन्न स्थानों पर भेजकर बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। ये भी इस चीज़ की पुष्टि करता है कि अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इस प्रकार हम लोग अजातशत्रु को देखते हैं। अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदयन था, जिसे कुछ पुस्तक में उदायन भी कहा जाता है। और जिस प्रकार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, ठीक उसी प्रकार ही उदयन ने भी अपने पिता की हत्या करके शासन को प्राप्त किया और हर्यक वंश, जिसे पितृहंता वंश कहा जाता है, उस नाम को पुनः चरितार्थ करने का कार्य किया था। तो उम्मीद है अजातशत्रु आप लोगों को समझ में आए होंगे। हम लोग अब देखते हैं हर्यक वंश के अगले शासक उदयन के बारे में। अजातशत्रु के शासनकाल में उदयन चंपा का गवर्नर था, और जैसा हम लोगों ने महाजनपद के वीडियो में देखा था, अंग एक महाजनपद हुआ करता था जिसकी राजधानी चंपा थी, यानी भागलपुर वाला क्षेत्र। ठीक है, बाद में ये राजा बनता है। अब इसके शासनकाल की सर्वप्रमुख विशेषता जो थी वो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सबसे का श्रेय उदयन को दिया जाता है। पाटलिपुत्रा की विशेषता थी कि ये 3 नदी सोन, गंगा और गंडक के संगम पर इसकी स्थापना हुई थी। पाटलिपुत्रा को कुछ और नामों से जाना गया है। इसका प्राचीन नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर भी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र के संबंध में एक बहुत ही अनोखी विशेषता देखी गई है कि जब अजातशत्रु वैशाली पर आक्रमण कर रहा था तो उसने एक सैनिक छावनी का निर्माण पाटली ग्राम में कराया था। पाटली एक गांव का नाम था, वहीं पर उसने अपनी सैनिक छावनी को बनाया था और इस युद्ध में उदयन ने भी भाग लिया था। तो बाद में इसी पाटली ग्राम को वो डेवलप करके एक नगर के रूप में बसाता है और उसका नाम पाटलिपुत्र रख देता है। और उदयन ही पहला शासक था जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी भी घोषित की थी।
ठीक है। तो उदयन के बारे में ये तथ्य आप लोगों को याद रहे होंगे कि ये शासक बनने के पहले चंपा का गवर्नर हुआ करता था। साथ ही साथ इसने गंगा, सोन और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में बनाने वाला सर्वप्रथम शासक उदयन था। तो जिस प्रकार उदयन ने अपने पिता की हत्या की, उदयन की भी हत्या उसके पुत्र ने की। इसके पुत्र का नाम नागदशक था, जो हर्यक वंश के अंतिम शासक भी थे। तो मगध की जनता इस चीज़ से काफ़ी परेशान थी कि हर शासक अपने पिता की हत्या करके शासक बन रहा है। और नागदशक के जो सेनापति थे उनका नाम शिशुनाग था। तो शिशुनाग के नेतृत्व में मगध की जनता विद्रोह कर देती है और नागदशक को सत्ता से हटा देती है, पदच्युत कर देती है और उसके स्थान पर शिशुनाग को हर्यक मगध का अगला शासक घोषित करती है। और इस प्रकार हर्यक वंश की समाप्ति होकर मगध पर एक नए राजवंश का उदय होता है, जिसे हम लोग शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे और शिशुनाग नागदशक के सेनापति थे। शिशुनाग के शासनकाल में भी कुछ प्रमुख घटनाएं घटती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण और पहली जो योजना शिशुनाग की थी वो था राजधानी का परिवर्तन। तो शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दी। इसके पीछे प्रमुख कारण ये रहा होगा क्योंकि शिशुनाग को लगा होगा कि हर्यक वंश जो काफ़ी लंबे समय तक मगध पर शासन की थी, कहीं उसके किसी वंशज ने आगे चलकर विद्रोह कर दिया और अगर जनता उसके सपोर्ट में आ गई तो उससे सत्ता छीनी जा सकती थी। इसीलिए उसने क्या किया, राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली की ओर शिफ्ट कर दिया। दूसरा, ये काफ़ी वीर योद्धा भी था। इसने क्या किया, 2 महाजनपदों पर विजय प्राप्त की। तो इसने अवंती महाजनपद और वत्स महाजनपद को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाने का कार्य किया। शिशुनाग वंश के जो अगले शासक थे उनका नाम कालाशोक था। तो हम लोग चलिए अगले शासक कालाशोक को देखते हैं। कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण भी कहा गया है। काकवर्ण का अर्थ होता काक यानी कौवा, वर्ण यानी रंग, यानी वैसा व्यक्ति जिसका रंग कौवे के समान हो। इस आधार पे कह सकते हैं कि कालाशोक काफ़ी काला रहा होगा। अजातशत्रु की तरह कालाशोक भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके काल में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। इसके काल में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन होता है 383 ईसा पूर्व में। ठीक है। इस सभा का आयोजन स्थल वैशाली था, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली कर दी गई है। अगला कार्य जो कालाशोक के काल में जानी जाती है वो है पुनः राजधानी परिवर्तन।
तो कालाशोक ने फिर से मगध साम्राज्य की राजधानी वैशाली से बदलकर पाटलिपुत्रा स्थापित की। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था, उसके अंतिम शासक का नाम नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन के सेनापति का नाम महापद्म नंद था। तो चीज़ें इस प्रकार से घटित होती है कि नंदीवर्धन की जो पत्नी है उसका प्रेम संबंध महापद्म नंद के साथ था, और महापद्म नंद काफ़ी महत्वाकांक्षी शासक था, वो भी शासक बनना चाहता था। तो उसने नंदीवर्धन की पत्नी को अपने पक्ष में करके नंदीवर्धन की हत्या उसकी पत्नी से करवा दिया, और इस परिस्थिति का लाभ उठाकर उसने साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, और इस प्रकार शिशुनाग वंश का पतन होता है, अंत होता है, और महापद्म नंद के नेतृत्व में मगध में एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसे हम लोग नंद वंश के नाम से जानते हैं। तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, जिसे पुराणों में नपित दास के नाम से कहा जाता है। नपित दास का अर्थ होता है नाई का पुत्र, जिसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि महापद्म नंद एक निम्न कुल का शासक था। इसने कुछ उपाधियां धारण की थी। उग्रसेन अर्थात जिसकी सेना काफ़ी उग्र हो, एग्रेसिव आर्मी रखने वाला। द्वितीय परशुराम, क्योंकि हम लोग उत्तर वैदिक काल को जब जानेंगे तो हम लोग जानेंगे कि समाज 4 वर्णों में बंट चुका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे ज़्यादा जो शोषण होता था वो शूद्रों का होता था। माना जाता है कि ये भी शूद्र था। शूद्र का सर्वाधिक शोषण क्षत्रियों के द्वारा किया गया। तो जब इसके हाथ में सत्ता आती है तो ये अपना बदला लेता है, और सभी राजाओं के खिलाफ, सभी क्षत्रिय राजाओं के खिलाफ ये युद्ध छेड़ देता है। ठीक है, इसीलिए इसे द्वितीय परशुराम कहा गया। जिस प्रकार विष्णु के अवतार परशुराम ने कई बार क्षत्रियों को, पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, वही प्रयास महापद्म नंद ने भी अपने शासनकाल में किया। इसने एकराट की भी स्थापना की। कहा जाता है प्राचीन मगध के वंश में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार करने वाला शासक महापद्म नंद था, इसीलिए इसे एकराट कहा जाता है। एकराट को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आगे चलकर राजा दिशाओं के आधार पर उपाधियां धारण करना प्रारंभ किए। जो जिस दिशा को जीतता था उस दिशा के आधार पर उस शासक की उपाधि तय होती थी। जैसे तो उसकी उपाधि विराट होती थी। पूर्वी दिशा को जीतने वाला सम्राट कहलाता था। दक्षिण को जीतने वाला भोज कहलाता था, जबकि पश्चिम को जीतने वाला स्वराट कहलाता था। लेकिन जो शासक सभी दिशाओं को जीत जाता था उसे एकराट कहा जाता था, या इसे आगे चलकर चक्रवर्ती भी कहा जाने लगा। तो एकराट की उपाधि ये बताती है कि महापद्म नंद ने कई सारे क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया था। अब हम लोग देखते हैं कि महापद्म नंद ने कौन कौन से साम्राज्य को जीता था।
तो अगर महापद्म नंद के साम्राज्य विस्तार को हम लोग देखते हैं तो निम्नलिखित क्षेत्रों को जीतने का श्रेय महापद्म नंद को दिया जाता है। साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत उसने कुरु, काशी, कलिंग, अश्मक, पांचाल, सुरसेनी, मिथिला, है तथा कौशल के क्षेत्रों को जीता था। महापद्म नंद जैन धर्म का अनुयायी था। ये जैन धर्म का समर्थक था। इसका उल्लेख एक अभिलेख है जिसे हाथी गुम्फा अभिलेख कहा जाता है, उसमें वर्णित है। इस हाथी गुम्फा अभिलेख की रचना चेदी वंश के शासक खारवेल के द्वारा की गई, जो कलिंग के शासक थे। अब इसमें बताया गया है कि जब महापद्म नंद कलिंग पर आक्रमण करता है तो विजय स्मृति के रूप में वो एक जिन की मूर्ति कलिंग से लेकर आता है। यहाँ पे जिन का अर्थ महावीर स्वामी से है। जब हम लोग जैन धर्म का टॉपिक करेंगे तो उसमें जिन के बारे में मैं काफ़ी विस्तृत से आप लोगों को बताऊंगा। अभी फ़िलहाल जान लें कि जिन महावीर को कहा जाता है, जिसका अर्थ विजेता होता है। तो ये कलिंग के विजय स्मृति के रूप में क्या करता है, जिन की मूर्ति को मगध लाता है, जिसका वर्णन हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। तो ये महापद्म नंद से संबंधित कुछ बातें थी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो है द्वितीय परशुराम और एकराट की उपाधि किसने धारण की थी? महापद्म नंद ने धारण की थी। महापद्म नंद की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र धनानंद अगला शासक बनता है। तो चलिए हम लोग धनानंद के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो महापद्म नंद की मृत्यु के पश्चात घनानंद शासक बनता है, जो नंदवंश का अंतिम शासक भी था। इसका वास्तविक नाम घनानंद था। घनानंद का अर्थात होता है जिसको घन में आनंद आता है। घन यानी कि मेघ यानी बादल, अर्थात मोर बोल सकते हैं। लेकिन इसमें धन की लोलुपता बहुत ज़्यादा थी, धन की चाहत बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए आगे चलकर कालांतर में ये धनानंद के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो धनानंद जो है ये नंद वंश के अंतिम शासक हैं। इसके जो मंत्री थे उनका नाम विष्णुगुप्त था। इसी विष्णुगुप्त को हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं या फिर चाणक्य भी कहते हैं। धनानंद के शासनकाल की सर्वप्रमुख विशेषता रही सिकंदर का भारत पर आक्रमण। ये आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था और सिकंदर और धनानंद के बीच में एक थोड़ा संबंध भी है। कभी इन दोनों की भेंट नहीं हुई, लेकिन एक ऐसा तथ्य है जो दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये तथ्य क्या है थोड़ा समझते हैं। तो मान ले ये एक नदी है जिसका नाम है झेलम। सिकंदर की सेना झेलम तक पहुंची। यहाँ पर इसका युद्ध होता है पोरस नामक शासक से। इस शासक को सिकंदर पराजित कर देता है। क्योंकि ये युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा गया है, इसीलिए इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहते हैं या फिर इसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं या इसे हाइडे स्पीज का युद्ध भी कहते हैं। झेलम आधुनिक नाम,
वितस्ता, ऋग्वेद में झेलम को वितस्ता के नाम से जाना गया है, जबकि हाइडेस्पिस यूनानी ग्रंथों में झेलम नदी को हाइडेस्पिस के नाम से जाना जाता है। तो ये युद्ध इसके किनारे हुई पोरस के साथ सिकंदर यहाँ से विजयी होकर भारत के आगे के क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते सिकंदर की सेना पहुँचती है एक नदी तक। ये नदी है व्यास नदी। तो सिकंदर की सेना यहाँ तक बढ़ रही है, लेकिन सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है, क्योंकि उनको पता चलता है कि व्यास नदी के दूसरी ओर एक बहुत बड़ी सेना है जिसके साथ अभी वो युद्ध करने के हालात में नहीं है, और इसी के कारण सिकंदर की सेना में फूट पड़ जाती है और सिकंदर को वापस लौटना पड़ता है यूनान। और इसी क्रम में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन नामक शहर में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो जिस सेना के भय से सिकंदर की सेना भयभीत हो गई, वो सेना धनानंद की सेना थी। कहा जाता है इसके पास एक बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी। एक आंकड़े के अनुसार इसके सैनिकों की संख्या, पैदल सैनिकों की संख्या 2 लाख थी, जबकि इसके पास 20,000 घुड़सवार थे, 2,000 हाथियां थी, 3,000 रथ थे। तो इस प्रकार देखते हैं कि इतनी विशाल सेना धनानंद के पास थी, और इसी सेना की डर से सिकंदर की सेना वापस यूनान की ओर लौट जाती है। आगे चलकर विष्णुगुप्त और धनानंद के बीच में कुछ मतभेद उत्पन्न होते हैं, और विष्णुगुप्त एक छोटे से बच्चे को तक्षशिला ले जाकर उसको ट्रेनिंग देता है और उसे नंदवंश के विनाश के हथियार के रूप में लाता है, और उस बच्चे के द्वारा ही नंदवंश की अंत कर दी जाती है, और इतिहास में वही बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस प्रकार से नंदवंश का खात्मा करके चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में एक बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना मगध में होती है, जिसे हम लोग मगध साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को मगध का उत्कर्ष और उसके प्राचीन राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप लोगों के सहयोग का आकांक्षी रुपेश सिन्हा। जय हिंद।